स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 161 टू 170, अध्याय 161, पाताल की गहराइयों में दिव्य श्रेणी का नागशव। जब स्टीवर्ट क्यू को एक इन्फिनिटी क्रिस्टल प्राप्त हुआ तो उनके चेहरे के कठिन भाव पल भर में गायब हो गए। उन्होंने सावधानी से चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, दक्षिण हेम के अर्ध देवता हमें इस विषय में गपशप करने की अनुमति नहीं देते, किंतु उन साधना कुलों के लिए जो निरंतर दक्षिण हेम सागर में सक्रिय रहते हैं, ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। ये सुनकर गु किजुए की जिज्ञासा बढ़ गई। जी यिन्यू भी एकाग्र होकर स्टीवर्ट क्यू की बातों को सुनने लगी। लाभ प्राप्त करने के बाद स्टीवर्ट क्यू ने सूचना छिपाने का साहस नहीं किया। वह जानते थे कि उनके सामने खड़े ये दो महान सम्राट यदि अप्रसन्न हुए तो वे उन्हें क्षण भर में मृत्युलोक पहुंचा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण हेम सागर में एक वास्तविक देवता का पतन हुआ है। उस देवता के रक्त ने पूरे सागर को दूषित कर दिया है। उस रक्त के संपर्क में आने वाले यौ जाति के जीव अत्यंत हिंसक और रक्तपिपासु हो गए हैं। जो सदस्य दूषित नहीं हुए वे इन पागलों को समाप्त करना चाहते हैं। किंतु स्टीवर्ट क्यू सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर रुक गए। गु किजुए ने कुछ नहीं पूछा, बस एक और क्रिस्टल पत्थर उनकी ओर उछाल दिया। स्टीवर्ट क्यू पुनः धारा प्रवाह बोलने लगे, किंतु दक्षिण हेम के अर्ध देवता और अन्य शक्तिशाली योद्धाओं ने सागर में बहुत खोज की। उन्हें न तो कोई दैवीय आभा महसूस हुई और न ही देवता के अवशेष मिले। यह मामला बहुत उलझ गया है, कोई नहीं जानता कि वास्तव में वहां अवशेष हैं भी या नहीं। स्टीवर्ट क्यू की बातें सुनकर गु किजुए समझ गए कि यह केवल एक अनसुलझी पहेली है। फिर भी उन्होंने दक्षिण हेम सागर में जाकर स्वयं जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, क्या वहां प्रवेश करते समय मुझे किसी विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए? स्टीवर्ट क्यू चकित रह गए, क्या सम्राट वास्तव में वहां जाने का विचार कर रहे हैं? दक्षिण हेम सागर वर्तमान में अत्यंत अशांत है। गु किजुए ने अधिक समय व्यर्थ न करते हुए जी यिन्यू का हाथ पकड़ा और सीधे सागर की गहराइयों की ओर प्रस्थान किया। दैवीय खोज और पाताल का रहस्य। जैसे ही गु किजुए ने सागर में प्रवेश किया, उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ देवता के अवशेष निश्चित रूप से मौजूद हैं। यह उनकी इंद्रियों का बोध नहीं था, बल्कि उनके इन्फिनिटी इंजन ने दैवीय आभा को पकड़ लिया था। दैवीय आभा का पता चला, अनुमानित स्थान निर्धारित। गु किजुए के मस्तिष्क में एक मानचित्र उभर आया। वे जी यिन्यू को लेकर आगे बढ़ने लगे। एक देवता के अवशेष अपने आप में अमूल्य सामग्री थे और उनके पास मौजूद भंडारण अंगूठी में सर्वोच्च खजाने हो सकते थे। अपनी देवता निर्माण की योजना के कारण गु किजुए की संचित पूंजी लगभग समाप्त हो चुकी थी और यह अवसर उसे पुनः भरने का था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने युद्ध में मारे गए अनगिनत याव जीवों के शव देखे। कई क्षेत्रों में समुद्र का जल पूरी तरह रक्त में बदल चुका था। अंततः वे एक अथाह खाई के सामने पहुंचे। खाई के भीतर दबाव अत्यंत भयानक था। गु किजुए समझ गए कि अन्य अर्ध देवता इसे क्यों नहीं खोज पाए। ये खाई बाहरी संवेदनाओं को रोक देती थी। गु किजुए ने अपनी आसुरी शक्ति से एक सुरक्षा घेरा बनाया और नीचे उतरते गए। जब वे गंतव्य के निकट पहुंचे तो दृश्य देखकर जी यिन्यू के मुख से विस्मय में चीख निकल गई, क्या ये कोई देवता है? वहां एक रक्तनाग का शव पड़ा था, जिसका आकार कल्पना से परे विशाल था। उसकी उपस्थिति मात्र से दम घोंटने वाला दबाव महसूस हो रहा था। अर्ध देवता पद पर आरोहण। जैसे ही गु किजुए वहां पहुंचे, दिव्य श्रेणी की रक्त ऊर्जा का एक विशाल पुंज उनकी ओर उमड़ने लगा। गु किजुए के चेहरे पर परम आनंद के भाव आ गए। यह एक प्राचीन दिव्य नाग था, जिसने वृद्धावस्था के कारण प्राण त्यागे थे और अपने पीछे अपनी विरासत छोड़ गया था। उस नाग के शुद्ध रक्त की शक्ति गु किजुए के शरीर में समाने लगी। इसके प्रभाव से उनका साधना स्तर आसानी से अर्ध देवता श्रेणी में प्रवेश कर गया। उनकी शक्ति अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगी। प्रथम स्तर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सीधे पांचवें स्तर के अर्ध देवता पर जाकर रुकी। इस प्रक्रिया के दौरान वह विशाल नाग शरीर धीरे धीरे एक नाग अंडे में परिवर्तित हो गया। उस अंडे के भीतर एक ऐसी शक्ति पनप रही थी जो वास्तविक देवता के अत्यंत निकट थी। गु किजुए को आभास हुआ कि दक्षिण हेम क्षेत्र की यह यात्रा वास्तव में उनके जीवन का सबसे सही निर्णय सिद्ध हुई थी। यह विशेष स्थान जहां ब्लड ड्रैगन रक्त ड्रैगन गिरा था, स्पष्ट रूप से एक से अधिक प्रवेश द्वार रखता है। ये स्थान पहले तो कोई खाई नहीं लगा, बल्कि एक अथाह रसातल जैसा प्रतीत हुआ। यह अज्ञात है कि क्या ये ब्लड ड्रैगन गॉड के साथ दक्षिण हेम सागर में गिर गया था। जिस दिशा से गु किजुए और जी यिन्यू आए थे, उसके अलावा कुछ जीव अन्य दिशाओं से भी प्रकट हुए। इस स्थान में एक अत्यंत शक्तिशाली विशेष डोमेन क्षेत्र है जो बाहरी दबाव का प्रतिरोध करता है। इसलिए यहाँ प्रकट होने वाले ये साधारण जीव तुरंत नहीं मरते। इन साधारण जीवों के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद वे तेजी से यौ प्रजाति में बदलने लगते और ब्लड ड्रैगन गॉड के दिव्य रक्त के पोषण के तहत जल्दी से परिपक्व हो जाते।
गु किजुए ने कुछ देर अवलोकन किया और महसूस किया कि ऐसा नहीं था कि याओ प्रजाति के ये सदस्य विशेष रूप से रक्तपिपासु थे, जिस कारण उनका दक्षिण हिंद सागर की याओ प्रजाति के साथ भयानक युद्ध छिड़ गया। इसके बजाय, क्योंकि याओ प्रजाति के इन सदस्यों ने ड्रैगन का रक्त सोख लिया था, इसलिए उन्हें अन्य याओ सदस्यों की नज़र में महान टॉनिक के रूप में देखा जाता था। इसलिए चाहे वह दक्षिण हिंद सागर की याओ प्रजाति हो या दक्षिण हिंद डोमेन के अन्य साधक, वे याओ प्रजाति के इन सदस्यों का शिकार करते थे। जब गु किजुए ने धीरे धीरे अपनी साधना रोकी तो जी यिन्यू ने अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम भगवान बन गए हो? गु किजुए हंसा और आह भरते हुए बोला, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जी यिन्यू ने राहत की सांस ली और कहा, तो क्या तुम अब एक डेमिगॉड अर्धदेव हो? ऐसा नहीं था कि वह गु किजुए को भगवान बनते नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अगर गु किजुए एक ही कदम में स्वर्ग की ऊंचाइयों को छू लेते और सीधे इंपीरियल रैंक से गॉड रैंक में प्रवेश कर जाते तो यह उनके लिए बहुत चौंकाने वाला होता। गु किजुए ने थोड़ा सिर हिलाया, हाँ, मैं अब डेमिगॉड 5th लेवल 5वें स्तर पर हूँ। गु किजुए के सकारात्मक जवाब के बाद जी यिन्यू काफ़ी आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अन्य डेमिगॉड्स की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो। गु किजुए ने इस बार सहमति में सिर हिलाया, ये सच है। जब मैं केवल इंपीरियल रैंक पर था तब भी मैं डेमिगॉड से लड़ सकता था। अब जब मैंने डेमिगॉड 5th लेवल हासिल कर लिया है तो मैं डेमिगॉड स्तर के भीतर पहले से ही अद्वितीय अजेय हूँ। और जी यिन्यू की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने जल्दी से पूछा, और क्या? गु किजुए धीरे से हंसा, करीब आओ, मैं तुम्हें चुपके से बताऊंगा। जी यिन्यू ने अपनी आंखें घुमाई चिढ़ाते हुए, लेकिन फिर भी वह गु किजुए के करीब आ गई। उसके करीब आने के बाद गु किजुए ने उसे वह और क्या नहीं बताया, बल्कि इसके बजाय उसे जोरों से चूम लिया। ऐसा नहीं था कि गु किजुए पाश्विक इच्छाओं के वश में था, वह बस बहुत खुश था। महान सुंदरी जी यिन्यू को गहराई से चूम कर ही वह अपने दिल के उत्साह को कुछ कम कर सका। उसे ब्लड ड्रैगन गॉड की पूरी विरासत प्राप्त हुई थी। उस विरासत के भीतर कई अत्यंत शक्तिशाली और स्वर्ग विरोधी विधियां हैं। ये पहला लाभ था जो उसे मिला। उसकी शक्ति भी इंपीरियल रैंक के शिखर से छलांग लगाकर डेमिगॉड 5th लेवल तक पहुंच गई थी। ये दूसरा लाभ था। इसके अलावा उसने डेमिगॉड पीक का एक ड्रैगन अंडा भी प्राप्त किया। इस अंडे में भगवान बनने की क्षमता है। अंत में उसका चौथा रूप पूरी तरह से रूपांतरित हो गया और अभी अभी आकार लिया। उसका पहला रूप उसका वर्तमान स्वरूप है। उसका दूसरा रूप वह है जब उसके पीछे एक ड्रैगन की पूंछ उगाती है और उसकी पीठ से जुड़वा ड्रैगन निकलते हैं। उसका तीसरा रूप पूर्ण ड्रैगन रूपांतरण है, जहां वह एक काले ड्रैगन में बदल जाता है। उसका चौथा रूप और भी भयानक और शक्तिशाली ब्लड ड्रैगन गॉड में बदलना है। ब्लड ड्रैगन गॉड कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि सभी देवताओं में सबसे सर्वोच्च देवता है। ब्लड ड्रैगन गॉड की अवस्था में वह साधारण देवताओं को अपने नंगे हाथों से फाड़ सकता है और उनके गॉड क्रिस्टल कोर प्राप्त कर सकता है। वह मूल रूप से दक्षिण हेम डोमेन में स्टार सैंड और छठा फाइबर प्राप्त करने आया था ताकि भगवान बनाने की सामग्री एकत्र कर सके। अनपेक्षित रूप से उसका भाग्य असीम था और उसने यहाँ ब्लड ड्रैगन गॉड को खोज लिया, जिससे उसे एक देवता से लड़ने की शक्ति मिल गई। जी यिन्यू को गु किजुए ने काफ़ी देर तक बाहों में थामे रखा और चूमा। गु किजुए के उसे छोड़ने से पहले उसकी जीभ सुन्न महसूस होने लगी थी। जब गु किजुए ने फिर से जी यिन्यू की ओर देखा तो उसने उसके चेहरे पर एक नाजुक और मोहक भाव देखा, जैसे कि वह उसकी छेड़छाड़ से रोने ही वाली हो। तुरंत उसने अपनी पत्नियों में से एक महान सुंदरी जी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे ठीक से सांत्वना दी। तभी उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया जो जी यिन्यू ने पहले पूछा था। जब हम पहले आइस सोल डोमेन में थे, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास 3 युद्ध रूप हैं और मैं चौथे रूप को समझ रहा हूँ। मैंने अब इसे समझ लिया है। मेरा चौथा युद्ध रूप ब्लड ड्रैगन गॉड फॉर्म है। अब जब मुझे ब्लड ड्रैगन गॉड की पूरी विरासत और यादें मिल गई हैं तो मुझे कुछ असाधारण बातें पता चली हैं। ब्लड ड्रैगन गॉड शेनहुआंग महाद्वीप पर पैदा हुआ देवता नहीं था, बल्कि कहीं और पैदा हुआ देवता था। हालांकि जी यिन्यू अभी गु किजुए की शरारत से लगभग रोने ही वाली थी, फिर भी यह खबर सुनकर वह बेहद चौंक गई। एम्परर स्टार छोड़ने से पहले उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एम्परर स्टार पर ही बुद्धिमान जीवन है। शेनहुआंग महाद्वीप की खोज के बाद ही उन्हें एहसास हुआ। पता चला कि एम्परर स्टार से ज़्यादा दूर नहीं, शेनहुआंग महाद्वीप जैसा एक विशाल संसार भी था। अब जी यिन्यू को एक बहुत ही आश्चर्यजनक खबर मिली। शेनहुआंग महाद्वीप के बाहर के स्थानों में भी बुद्धिमान जीवन मौजूद है, और उस स्थान पर ब्लड ड्रैगन गॉड जैसा शक्तिशाली देवता पैदा हुआ था। जी यिन्यू ने अनिश्चितता से पूछा, क्या बुद्धिमान जीवन वाले कई अन्य स्थान भी हैं? गु किजुए ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वह बुद्धिमान जीवन हमसे बहुत दूर है। चाहे वह शेनहुआंग महाद्वीप हो या एम्परर स्टार, दोनों ही इस ब्रह्मांड में संसाधन विहीन बंजर भूमि हैं। ऐसी जगहों पर बुद्धिमान जीवन का जन्म लेना कठिन है।
इसलिए एक बड़े आसपास के क्षेत्र में केवल एम्परर स्टार और शेनहुआंग महाद्वीप ही वे दो स्थान हैं जहां बहुत अधिक बुद्धिमान जीवन पैदा हुआ है। हालांकि संसाधनों की कमी के कारण यहाँ पैदा हुआ बुद्धिमान जीवन अन्यत्र पैदा हुए बुद्धिमान जीवन की तुलना नहीं कर सकता। उसे ऐसा कहते सुनकर जी यिन्यू चिंता करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने एक पल के लिए विचार किया, फिर कहा, तो क्या अन्य उन्नत सभ्यताएं एम्परर स्टार और शेनहुआंग महाद्वीप पर हमला करेंगी? गु किजुए ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, आमतौर पर नहीं। न तो शेनहुआंग महाद्वीप और न ही एम्परर स्टार के पास ऐसे संसाधन हैं जिनमें उन्नत सभ्यताओं की रुचि हो। इन परिस्थितियों में हम पर हमला करना उनके लिए बहुत कम महत्व रखता है। इसके अलावा जबकि हमारी समग्र शक्ति कमजोर है, हमारी व्यक्तिगत शक्ति वैसी नहीं है। एक डेमिगॉड रैंक का शक्तिशाली व्यक्ति अगर कहीं और भी हो तब भी उसे शक्तिशाली ही माना जाएगा। बोलने के बाद गु किजुए ने जी यिन्यू को अपनी गोद में प्रिंसेस कैरी स्टाइल में उठा लिया। उसने धीरे से कहा, इसीलिए मुझे जल्दी करने और तुम्हारी रक्त रेखा को शुद्ध करने में तुम्हारी मदद करने की ज़रूरत है ताकि तुम जल्द ही डेमिगॉड स्तर तक पहुंच सको। वरना अगर किसी उन्नत सभ्यता का दिमाग खराब हो जाए और वह शेनहुआंग महाद्वीप और एम्परर स्टार पर हमला करने की जिद करे तो तुम्हारे पास अपनी रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं होगी। उसके द्वारा उठाए जाने के बाद जी यिन्यू ने जल्दी से कहा, लेकिन हम यहाँ मेरी रक्त रेखा को शुद्ध नहीं कर सकते, है ना? गु किजुए ने उदासीनता से कहा, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस जगह हमें परेशान करने कोई नहीं आएगा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन जी यिन्यू के गाल चमक उठे और उसका सुंदर चेहरा कानों तक लाल हो गया। वह केवल अपना सिर हिला सकी, गु किजुए को गड़बड़ न करने का इशारा करते हुए, लेकिन गु किजुए ने उसकी सलाह को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। दक्षिण हिंद सागर में संहार जारी रहा। गु किजुए का पिछला निर्णय पूरी तरह सही था। ये दावा कि याओ प्रजाति के कुछ सदस्य दिव्य रक्त से प्रदूषित हो गए थे, टिक नहीं सका। दिव्य रक्त से पोषित याओ सदस्य प्रदूषित नहीं हुए थे, इसके बजाय उन्हें जबरदस्त लाभ हुआ था। उनके पास ड्रैगन की ऊर्जा का एक अंश था और लगन से साधना और विकास करके उनके पास एक दिन ड्रैगन में बदलने का थोड़ा मौका था। हालांकि ड्रैगन की ऊर्जा के अंश वाले इन याओ सदस्यों के लिए साधना और विकास का मार्ग कठिन होना तय था। दक्षिण हेंग सागर के अन्य याओ सदस्यों और दक्षिण हेंग डोमेन के अन्य साधकों की नज़र में वे अत्यंत पौष्टिक खजाने की तरह थे। भले ही ड्रैगन रक्त से पोषित इन याओ सदस्यों की पीढ़ियां एकजुट हो गईं, फिर भी उनकी स्थिति अनिश्चित बनी रही। इन याओ सदस्यों के बीच 3 शक्तिशाली कुल थे जो कई ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सदस्यों के नेताओं के रूप में कार्य करते थे। ये 3 शक्तिशाली कुल थे मरमेड कुल, जलपरी ब्लैक फ्लड ड्रैगन कुल और वाटर स्पिरिट कुल। मरमेड कुल मुख्य रूप से सुंदर महिलाओं से बना था, जिसमें पुरुष जलचरों की संख्या बहुत कम थी। उनके पास 2 रूप भी थे, पानी में जलपरी का रूप और जमीन पर मानव रूप। ब्लैक फ्लड ड्रैगन कुल के सदस्य दिखने में आधे मानव और आधे फ्लड ड्रैगन थे, जिनके सिर पर सींग और मानव सिर और शरीर था। उनके हाथ नुकीले ड्रैगन पंजों की तरह थे और उनके पैर नहीं थे, केवल एक लंबी ड्रैगन पूंछ थी। वाटर स्पिरिट कुल कुछ अनोखा था, उनका रूप थोड़ा पारभासी और मायावी था, हालांकि वे अधिकांश समय मानव रूप में रहते थे। लेकिन युद्ध के दौरान वे बहते पानी के द्रव्यमान में बदल जाते थे। ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के बीच इन तीनों प्रमुख कुलों की देखरेख के लिए डेमिगॉड्स अर्धदेव मौजूद थे। यही कारण था कि डेमिगॉड्स की सुरक्षा के कारण ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सदस्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। हालांकि उनके तीनों डेमिगॉड्स नकली डेमिगॉड्स थे। उनके पास केवल दक्षिण हेंग सागर के भीतर ही डेमिगॉड की शक्ति थी। एक बार जब वे दक्षिण हेंग डोमेन छोड़ देते तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती थी। अतीत में दक्षिण हेंग डोमेन में केवल 3 डेमिगॉड्स थे, नान हेंग डेमिगॉड सहित, इसलिए वे उनके बारे में कुछ नहीं कर सके। लेकिन इस बार दक्षिण हेंग डोमेन में बड़ी संख्या में डेमिगॉड्स दिखाई दिए। मरमेड महारानी, ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट, सभी को ये समाचार मिल गया। कुछ ही समय में बड़ी संख्या में डेमिगॉड्स उन्हें घेरने और दबाने के लिए दक्षिण हिंद सागर में प्रवेश करेंगे। इस क्षण मरमेड महारानी और अन्य 2 नकली डेमिगॉड्स कई ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सदस्यों के साथ बेहद चिंतित थे। मरमेड महारानी सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली एक अद्वितीय सुंदरी थी, यहाँ तक कि उसकी भौहें तनी होने पर भी वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लग रही थी। उसने धीरे से आह भरी और कहा, काश हम उस विशेष स्थान पर शरण ले पाते जहाँ ड्रैगन गॉड निवास करते हैं। दुर्भाग्य से ब्लड ड्रैगन गॉड का दबाव बहुत अधिक है, हमारे पास उस स्थान में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट दोनों ने ये सुनकर सिर हिलाया और ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट ने कहा, सही बात है, हमने कई तरीकों की कोशिश की है, लेकिन कोई भी हमें पार जाने की अनुमति नहीं देता। वाटर स्पिरिट सम्राट ने लाचारी से कहा, तो अब हम क्या करें? हम तीनों में से कोई भी सच्चा डेमिगॉड नहीं है, हम केवल दक्षिण हेंग सागर के भीतर ब्लड ड्रैगन गॉड की बिखरी हुई शक्ति पर भरोसा करके डेमिगॉड की युद्ध शक्ति रखते हैं।
अगर 3 से अधिक डेमिगॉड्स हमारा शिकार करने के लिए दक्षिण हिंद सागर में प्रवेश करते हैं तो हमारे ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले का विनाश निश्चित है। न तो मरमेड महारानी और न ही ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट वाटर स्पिरिट सम्राट के प्रश्न का उत्तर दे सके। अगर उनके पास कोई समाधान होता तो वे तीनों यहाँ इकट्ठा नहीं होते। हालांकि मरमेड महारानी ने एक ऐसा समाधान निकाला जो नामात्र का समाधान था। हम वास्तव में एम्परर स्टार के प्रति अपनी निष्ठा दिखा सकते हैं। एम्परर स्टार द्वारा तियानहोंग डोमेन, आइस सोल डोमेन और ब्लैक विंड डोमेन में जीत हासिल करने की बात अब दक्षिण हिंद डोमेन, हेवनली वुल्फ डोमेन, फ्लाइंग ईगल डोमेन और क्विकसैंड डोमेन जैसे क्षेत्रों की सभी प्रजातियों को इसके बारे में पता चल गया था। वे ये भी जानते थे कि तियानहोंग डोमेन, आइस सोल डोमेन और ब्लैक विंड डोमेन में ऐसी साधना शक्तियां थीं जिन्होंने एम्परर स्टार के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। इनमें से कुछ साधना शक्तियों ने एम्परर स्टार के अधीन आने के बाद काफ़ी अच्छा विकास किया था। इसे देखते हुए एम्परर स्टार के प्रति निष्ठा मांगना बाहर निकलने का एक अच्छा रास्ता लग रहा था। मरमेड महारानी के बोलने के बाद वाटर स्पिरिट सम्राट ने परेशान होकर अपना मुंह खोला। बड़ी बहन आयशा, लेकिन ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के इतने सारे सदस्य हैं, हम उनमें से कितनों को स्थानांतरित कर सकते हैं? परोपकारी वाटर स्पिरिट सम्राट की तुलना में ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट स्पष्ट रूप से बहुत अधिक कठोर था। कोई विकल्प नहीं है, हम केवल उतने ही लोगों को बचा सकते हैं जितने हमसे हो पाएंगे। अगर हम यहाँ रुकना जारी रखते हैं तो कबीले के सभी सदस्य मर जाएंगे। मरमेड महारानी चुप रही क्योंकि उसके पास कोई बेहतर समाधान नहीं था, लेकिन वह अपने कबीले के कई सदस्यों को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। समुद्र की गहराई में जी यिन्यू की रक्त रेखा को गुकिजुए द्वारा एक बार फिर शुद्ध किया गया। गुकिजुए के डेमिगॉड बनने के बाद उसकी रक्त रेखा की शक्ति को एक बार फिर परिष्कृत और उन्नत किया गया। ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत प्राप्त करने के बाद उसकी रक्त रेखा की शक्ति में लगातार कई मौलिक परिवर्तनकारी बदलाव हुए। जी यिन्यू की रक्त रेखा को शुद्ध करने में उसकी मदद का प्रभाव अब बस अविश्वसनीय था। पिछली बार जब गुकिजुए ने जी यिन्यू को उसकी रक्त रेखा शुद्ध करके ग्रेट एम्परर रैंक तक पहुंचने में मदद की थी, इस बार रक्त रेखा शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान जी यिन्यू फर्स्ट स्टेज ग्रेट एम्परर रैंक से सेकंड स्टेज ग्रेट एम्परर रैंक में पहुंच गई। इस क्षण जी यिन्यू को अंततः कुछ समझ में आया कि तियाने कबीले की प्रमुख ने रक्त रेखा शुद्धिकरण के लिए गुकिजुए को क्यों चुना था, भले ही उसने उसे रुला दिया हो। तियाने कबीले की प्रमुख को देखो। हालांकि गुकिजुए ने उसे कुछ बार बुरी तरह से परेशान किया, लेकिन वह अब एक डेमिगॉड है। अपनी रक्त रेखा की शक्ति में निरंतर सुधार के लिए उसे इस कष्ट को सहना पड़ा और गुकिजुए की उग्रता और क्रूरता को चुपचाप झेलना पड़ा। गुकिजुए को नहीं पता था कि जी यिन्यू क्या सोच रही थी। शरीर के पूरी तरह से तनाव मुक्त होने के बाद उसने काफ़ी तरोताजा महसूस किया। इस समय उसने उन शक्तिशाली क्षमताओं का अध्ययन करना शुरू किया जो उसे ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत से मिली थीं। गुकिजुए ने अपना हाथ उठाया और एक सुंदर सुनहरी मछली को बुलाया जो उसके सामने प्रकट हुई। फिर उसकी उंगली से आसुरी शक्ति के धागे सुनहरी मछली के शरीर में जाने लगे और सुनहरी मछली दिखाई देने वाली गति से तेजी से बदलने लगी। वह जितनी अधिक आसुरी शक्ति डालता, सुनहरी मछली उतनी ही तेजी से बढ़ती। बस एक क्षण में सुनहरी मछली सफलतापूर्वक रूपांतरित हो गई और एक जलपरी लोली में बदल गई। उस जलपरी के पास अब किंग रैंक की शक्ति थी। गुकिजुए केवल उस नई क्षमता का परीक्षण करना चाहता था जो उसने ब्लड ड्रैगन गॉड से प्राप्त की थी, इसलिए जलपरी के किंग रैंक तक बढ़ने के बाद वह रुक गया। अनपेक्षित रूप से इस क्षण जलपरी की आंखें अपने शुरुआती हल्के हरे रंग से बदलकर एक सुंदर नीले क्रिस्टल जैसी हो गईं। बेशक ऐसा नहीं था कि उसकी पुतलियां पूरी तरह से नीले क्रिस्टल में बदल गई थीं, बल्कि उसकी पुतली का घेरा नीला क्रिस्टल बन गया था। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र का समुद्री पानी उसकी हर सांस के साथ जीवंत हो उठा, जैसे कि अपने सम्राट का स्वागत कर रहा हो। गुकिजुए की आंखें टिमटिमाईं और उसने तुरंत जलपरी की योग्यता की जांच करने के लिए इन्फिनिट इंजन का उपयोग किया। छोटी जलपरी, ब्लड ड्रैगन गॉड के रक्त से पोषित, उसने दिव्यता का एक अंश प्राप्त किया और सूक्ष्म संभावना वाला एक दिव्य रूपांतरण पूरा किया। वर्तमान योग्यता, डिवाइन रैंक। इसे पढ़ने के बाद गुकिजुए की सांसें थम गईं। दक्षिण हिंद डोमेन वास्तव में उसके लिए एक धन्य भूमि थी। उसने लापरवाही से एक छोटी मछली को विकसित और रूपांतरित किया और फिर भी वह डिवाइन रैंक योग्यता रखने वाली एक छोटी जलपरी बनाने में सफल रहा। हालांकि इस छोटी जलपरी ने अभी तक अपना पूर्ण विकास और रूपांतरण समाप्त नहीं किया था और वर्तमान में वह अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही थी। जिज्ञासावश गुकिजुए ने एक और छोटी मछली पकड़ी। इस बार उनकी किस्मत वैसी स्वर्ग विरोधी नहीं रही। ड्रैगन रक्त के पोषण के बावजूद ये छोटी मछली केवल एक पल के लिए विकसित हुई और फिर अपनी सीमा तक पहुंच गई। ज्यादातर जीवों के लिए यही नियम होना चाहिए, उनकी क्षमता की सीमा बहुत कम होती है और ड्रैगन रक्त जैसे संसाधन भी जो सड़न को जादू में बदल सकते हैं, उनकी बेड़ियों को लगातार तोड़ने में मदद नहीं कर सकते।
रूपांतरण समाप्त करने के बाद छोटी जलपरी ने तुरंत अपनी सुंदर मछली जैसी पूंछ को उत्साह से हिलाया और गूकीजुए के पास आए। पिताजी, पिताजी। छोटी जलपरी खुशी खुशी गूकीजुए की बांह से लिपटने लगी, उसकी पानी जैसी आंखों में खुशी भरी थी। गूकीजुए ने एक पल के लिए सोचा और उसे सुधारा, अब से मुझे दत्तक पिता कहना। ये सुनकर छोटी जलपरी ने अपना छोटा सिर आज्ञाकारी भाव से हिलाया और फिर कहा, ठीक है पिताजी। गूकीजुए एक पल के लिए अवाक रह गए और फिर मुस्कुरा दिए। एक नन्ही बिटिया थोड़ी मंदबुद्धि लग रही थी। तभी छोटी जलपरी ने फिर से अपनी सुंदर मछली की पूंछ हिलाई, जी इन्यू के पास गई, जी इन्यू के लंबे पैर को पकड़ लिया और लगातार अपना छोटा सिर उस पर रगड़ने लगी। वह साफ और कोमल आवाज में बोली, माँ माँ। जी इन्यू ने बार बार अपने हाथ हिलाए, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वह एक स्काई मून पायथन है, जलपरी नहीं। लेकिन छोटी जलपरी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बस उसके लंबे पैर को पकड़कर माँ माँ पुकारती रही। जी यिन्यू ने खुद को असहाय महसूस किया और उसे वैसे ही पुकारने दिया। इसके अलावा उसने पाया कि छोटी जलपरी में वास्तव में गूकीजुए का थोड़ा आभा मंडल था। अधिक सटीक रूप से ये ब्लड ड्रैगन गॉड का आभा मंडल था। ये स्वाभाविक रूप से दिव्य प्रकृति के रूपांतरण और जागृति के बाद प्राप्त हुआ एक विशेष दिव्य आकर्षण था। यदि वर्तमान छोटी जलपरी लगातार विकसित होती रही तो भी वह एक देवता बन सकती है। तभी ड्रैगन के अंडे ने भी प्रतिक्रिया दी। ड्रैगन के अंडे का कवच तेजी से चटक गया और फिर अंडे से एक प्यारा लेकिन बदसूरत सा छोटा शिशु बाहर निकला। इस छोटे शिशु के सिर पर ब्लड ड्रैगन हॉर्न्स रक्त सींग की एक जोड़ी थी और वह बहुत ही भोला भाला लग रहा था। अंडे से निकलने के बाद उसने चबा चबा कर पूरा अंडा साफ कर दिया। हालांकि यह छोटा बच्चा भोला लग रहा था, लेकिन उसके शरीर का आभा मंडल गूकीजुए से भी अधिक शक्तिशाली था, जो डेमिगॉड के 5वें स्तर पर थे। गूकीजुए केवल डेमिगॉड के 5वें स्तर पर थे, लेकिन ये छोटा बच्चा डेमिगॉड पीक शिखर पर था। कवच खाने के बाद ये भोला भाला ड्रैगन राजकुमार गूकीजुए के पास आया और उनके कपड़ों का कोना खींचने लगा। यह अज्ञात था कि यह ड्रैगन अंडा ब्लड ड्रैगन गॉड द्वारा गर्भित किया गया था या कहीं और से प्राप्त किया गया था। गूकीजुए ने इसे महसूस किया और पाया कि ड्रैगन राजकुमार का आभा मंडल ब्लड ड्रैगन गॉड से थोड़ा अलग था, लेकिन उन्हें ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत की यादों में इससे जुड़ा कोई स्मृतिखंड नहीं मिला। हालांकि ड्रैगन राजकुमार भोला लग रहा था, उसने अपने छोटे पेट को थपथपाया और गूकीजुए से तुतलाती हुई बोली में कहा, महाराज पिता, आपका बच्चा भूखा है। गूकीजुए एक बार फिर अवाक रह गए और उन्होंने उसे सुधारते हुए कहा, तुम्हें भी मुझे दत्तक पिता कहना चाहिए। ये सुनकर ड्रैगन राजकुमार ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया, दत्तक पिता, आपका बच्चा आज्ञा का पालन करता है। छोटी जलपरी की तुलना में भले ही वह प्यारा और मासूम था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अधिक समझदार था। गूकीजुए अब वास्तव में हैरान और खुश थे। उन्होंने बिना किसी योजना के एक दत्तक पुत्र और एक दत्तक पुत्री प्राप्त कर ली थी। फिर भी उन्होंने अपने स्पेशियल डिवाइस से एक इन्फिनिट क्रिस्टल स्टोन निकाला और ड्रैगन राजकुमार को थमा दिया। उनके मन में यह विचार चल रहा था कि इन दोनों नन्हों को क्या नाम दिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया। उनका पहले से ही एक दत्तक पुत्र था जो गू यिनलिंग था। इस बार मिली छोटी जलपरी को गू यिनलिंग की छोटी बहन माना जा सकता था। हालांकि छोटी जलपरी का नाम गू यिन्यू नहीं रखा जा सकता था, ये सुनने में बहुत सुखद नहीं था। इसलिए उन्होंने छोटी जलपरी को जो नाम दिया वह था गू लिटिल फिश। जहां तक प्यारे लेकिन बदसूरत ड्रैगन राजकुमार का सवाल है, उसका नाम निश्चित रूप से गू शियाओलोंग या गू शियाओमेंग जैसा कुछ नहीं होने वाला था। चूंकि इस छोटे बच्चे के पास रक्तपुतलियां थीं, इसलिए गूकीजुए ने उसे जो नाम दिया वह था गू चितोंग। गूकीजुए ने हाथ हिलाकर नन्हों की जोड़ी को अपने सामने बुलाया। छोटी जलपरी अपनी सुंदर पूंछ हिलाते हुए पास आए और पहली बात जो उसने कही वह थी, पिताजी, गले लगाओ। ये सुनकर ड्रैगन राजकुमार ने अपनी मासूम आवाज में बोलते हुए बार बार सिर हिलाया, शर्मनाक। गूकीजुए इस दृश्य को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हालांकि वह अब यहाँ और रुकने की योजना नहीं बना रहे थे। उन्होंने तुरंत छोटी जलपरी से कहा, ऊपर दुनिया में मेरा एक और दत्तक पुत्र है जिसका नाम गू यिनलिंग है, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। अब से तुम्हारा नाम गू लिटिल फिश होगा। बोलने के बाद गूकीजुए ने ड्रैगन राजकुमार से कहा, दूसरी ओर तुम्हारा नाम गू चितोंग है। क्या तुम दोनों ने इसे याद कर लिया है? ये सुनकर गू चितोंग ने सिर हिलाया, याद कर लिया। गू लिटिल फिश का छोटा चेहरा कुम्हला गया, मुझे याद नहीं रहा कि छोटे भाई को क्या कहा जाता है। गूकीजुए को तुरंत हताशा में अपनी कनपटी मलनी पड़ी। गू लिटिल फिश की क्षमता आश्चर्यजनक थी, लगातार विकसित होकर वह देवता बन सकती थी। एकमात्र खामी ये थी कि यह बेटी मूर्ख थी। यहाँ तक कि गू चितोंग को खुद याद था, लेकिन उसे नहीं। बेशक ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गू लिटिल फिश अभी छोटी है, बड़ी होने पर शायद वह और समझदार हो जाए।
जैसे ही गू की जुए खुद को इस तरह से दिलासा दे रहे थे, गू लिटिल फिश अचानक घबराहट में बोल पड़ी, पिताजी, मैं भूल गई कि मेरा अपना नाम क्या है। गू की जुए इस बार पूरी तरह से दंग रह गए। क्या ये वास्तव में मछली की याददाश्त थी? भाग्यवश गू लिटिल फिश ने अपना छोटा सिर झुकाया और कुछ देर सोचने के बाद उसे अपना नाम फिर से याद आ गया। पिताजी, मुझे अब याद आ गया, मेरा नाम गू लिटिल फिश है। ये देखकर गू चितोंग ने गू के जुए के कपड़ों का कोना खींचा, गू लिटिल फिश की ओर इशारा किया और कहा, दत्तक पिता, बड़ी बहन बहुत मूर्ख है। ये सुनकर गू लिटिल फिश ने अपनी मछली की पूंछ घुमाए और गू चितोंग के सामने आई। प्यारे लेकिन बदसूरत गू चितोंग को गोद में उठा लिया और कहा, कृपया अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित करें। अपनी बड़ी बहन के उग्र भाव को देखकर डेमिगॉड पीक शक्ति रखने वाला गू चितोंग डर के मारे चिल्ला उठा। गू की जुए तब समझ गए कि गू लिटिल फिश और गू चितोंग दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन दोनों का स्वभाव बच्चों जैसा था। गू यिनलिंग के विपरीत, जो अपनी उम्र के हिसाब से परिपक्व था और चीजों को स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम था। गू की जुए ने दोनों नन्हों को और अधिक हंगामा नहीं करने दिया, बल्कि गू लिटिल फिश का हाथ पकड़ लिया और उसमें आसुरी शक्ति डालना जारी रखा। गू लिटिल फिश वर्तमान में केवल किंग रैंक पर थी, उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी और वह आसानी से मर सकती थी। उनकी शक्तिशाली आसुरी शक्ति के निरंतर पोषण के तहत, जिसमें ब्लड ड्रैगन गॉड की ताकत थी, गू लिटिल फिश तेजी से इंपीरियल रैंक तक बढ़ गई। ये दृश्य देखकर पास खड़ी जी यिन्यू अवाक रह गई, लेकिन जी यिन्यू ये भी समझती थी कि यदि किसी की अपनी शक्ति गू की जुए के साथ अत्यधिक अनुकूल नहीं होती और यदि स्वयं की योग्यता पर्याप्त नहीं होती, तो इस तरह जबरदस्ती विकास करने का केवल एक ही परिणाम होता, गू की जुए के भयानक दबाव से सीधे फट जाना। गू की जुए ने मूल रूप से सोचा था कि गू लिटिल फिश को इंपीरियल रैंक पीक तक बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अनपेक्षित रूप से इंपीरियल रैंक पर पहुंचने के बाद वह अब तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे अपनी तीव्र वृद्धि जारी रखने से पहले स्पष्ट रूप से ठहरने और अवशोषण की अवधि की आवश्यकता थी। ब्लड ड्रैगन गॉड के निवास स्थान की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद गू की जुए, जी यिन्यू और अपने दत्तक पुत्र और पुत्री के साथ उस स्थान से निकल गए। यहाँ अब और कुछ नहीं बचा था, सभी खजाने पहले ही उनके द्वारा प्राप्त किए जा चुके थे। जैसे ही गू की जुए, जी यिन्यू और अन्य लोगों के साथ निकले, मरमेड सम्राट, ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट भी ड्रैगन एबिस के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। तथाकथित ड्रैगन एबिस प्रवेश द्वार वह गहरी खाई थी जहां ब्लड ड्रैगन गॉड स्थित था। मरमेड सम्राट, ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट ने सोचा था कि ब्लड ड्रैगन गॉड की शक्ति को देखते हुए, यदि उसे पता चले कि उसके रक्त रेखा के वंशज नष्ट होने वाले हैं, तो वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। वे यहाँ प्रार्थना करने के लिए अपनी अंतिम आशा लेकर आए थे। तीनों में से मरमेड सम्राट ने अत्यंत भक्ति के साथ कहा, हे प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड, हम वह यौ प्रजाति हैं जो आपकी रक्त रेखा की शक्ति के पोषण से शक्तिशाली हुई है। यद्यपि हमने अनगिनत बार आपकी पूजा की है, हमें कभी कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन अब ड्रैगन ब्लड डेमन कबीला वास्तव में जीवन और मृत्यु के मोड़ पर पहुंच गया है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपने लोगों की रक्षा करें। मरमेड सम्राट के बोलने के बाद उनके द्वारा तैयार किए गए उपहारों की एक बड़ी मात्रा ड्रैगन एबिस में फेंक दी गई। ये उपहार विभिन्न खजाने और ऊर्जा पत्थर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ड्रैगन एबिस के नीचे ब्लड ड्रैगन गॉड का दबाव बहुत अधिक था। अतीत में उनके द्वारा फेंके गए उपहार ब्लड ड्रैगन गॉड के दबाव से धूल में मिल जाते थे, पर इस बार बात अलग थी। गू की जुए को अब ब्लड ड्रैगन गॉड की पूरी विरासत मिल चुकी थी और ब्लड ड्रैगन गॉड की सारी शक्ति उनके शरीर के भीतर समाहित थी। मरमेड सम्राट और अन्य याओ सदस्यों द्वारा फेंके गए खजाने और ऊर्जा पत्थर भी इस समय लगातार नीचे गिर रहे थे। ये गिरते हुए ऊर्जा पत्थर, बदसूरत मगर प्यारे, गू चितोंग के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसने एक ब्लड ड्रैगन का रूप धारण किया और रास्ते में आने वाली विभिन्न सामग्रियों को निगलना शुरू कर दिया। जब गू की जुए ने देखा कि उन कई खजानों के बीच स्टार सैंड और छठा फाइबर भी था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। फिर ये सामग्रियां उनकी आसुरी शक्ति से घिर गईं और उनके स्पेशल डिवाइस में भेज दी गईं। आने वाले समय में डेमिगॉड्स और गॉड्स निस्संदेह बहुत उपयोगी होने वाले थे। इसलिए वे डेमिगॉड्स बनाने की इन सामग्रियों को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंक सकते थे क्योंकि वे स्वयं अब एक डेमिगॉड बन चुके थे। उनकी अपनी शक्ति निश्चित रूप से विशाल थी, लेकिन लड़ने के अलावा उन्हें साधना और सुधार करने, अपना प्रभाव बढ़ाने और जीवन का आनंद लेने की भी आवश्यकता थी। इन कार्यों को साझा करने के लिए पर्याप्त संख्या में डेमिगॉड्स और देवताओं के बिना उन्हें लगातार युद्ध की स्थिति में रहना पड़ता, जो उन्हें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। जब गू की जुए, जी यिन्यू और अन्य लोगों के साथ ड्रैगन एबिस के बाहर पहुंचे, तो मरमेड सम्राट, ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट, जो अभी भी उस स्थान पर भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे, दंग रह गए। विशेष रूप से मरमेड सम्राट, जिसने एक पल के लिए गू की जुए को घूरा और फिर सम्मानपूर्वक झुक गया। प्रणाम प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड।
ये सुनकर ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट ने भी सिर झुकाया। उन्हें भी महसूस हुआ कि गो किजुए का आभा मंडल ब्लड ड्रैगन गॉड के समान था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में ब्लड ड्रैगन गॉड ही है। इसके अलावा अतीत में जब भी उन्होंने प्रार्थना की थी, गॉड ने कभी जवाब नहीं दिया था, तो इस बार वह प्रकट क्यों हुए? गो किजुए की नज़र उन तीनों और मरमेड सम्राट पर पड़ी और फिर उन्होंने कहा, तुम लोग तथाकथित ड्रैगन ब्लड डेमन कबीला हो, है ना? मरमेड सम्राट को समझ नहीं आया कि गो किजुए ने ये क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया, प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड को जवाब देते हुए, हाँ, हम वास्तव में ड्रैगन ब्लड डेमन कबीला ही हैं। ये सुनकर गो किजुए ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं ब्लड ड्रैगन गॉड नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी पूरी विरासत प्राप्त हुई है। मैं तुम्हें मेरी प्रजा बनने का एक अवसर दे सकता हूँ। आखिरकार ये याओ सदस्य ब्लड ड्रैगन गॉड के दिव्य रक्त से पोषित हुए थे, जो उन्हें गो किजुए के करीब बनाता था, और उनकी क्षमता भी काफ़ी अच्छी थी। यदि वे उनकी प्रजा बनने के इच्छुक थे, तो गो किजुए इन ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सदस्यों को जीवित रहने का रास्ता देने के लिए तैयार थे। मरमेड सम्राट और अन्य दोनों सम्राट मूल रूप से मदद के लिए ही आए थे। बेशक वे गो किजुए के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करते। हालांकि अभी भी एक समस्या थी, क्या गो किजुए उनकी रक्षा कर सकते थे? मरमेड सम्राट ने फिर से गो किजुए को नमन किया और सम्मानपूर्वक कहा, स्वामी, हम आपकी प्रजा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ड्रैगन ब्लड डेमन कबीला वर्तमान में एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। गो किजुए ने सहजता से पूछा, कैसा संकट? मरमेड सम्राट ने निश्चित रूप से कुछ भी नहीं छुपाया और उस मुसीबत के बारे में बताया जिसका वे सामना कर रहे थे। स्वामी, मूल रूप से दक्षिण हेंग डोमेन में केवल 3 डेमिगॉड्स थे, और हम तीनों दक्षिण हेंग सागर में प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड की शक्ति का उपयोग करके डेमिगॉड जैसी युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब दक्षिण हेंग डोमेन में बड़ी संख्या में डेमिगॉड शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार ये डेमिगॉड योद्धा जल्द ही दक्षिण हेंग सागर पर धावा बोलेंगे। हमारे शरीरों में प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड की कुछ रक्त रेखा शक्ति है, जिसे अन्य प्राणियों के लिए एक महान टॉनिक माना जाता है। जब बड़ी संख्या में डेमिगॉड्स यहाँ आएंगे, तो हम ड्रैगन ब्लड डेमन कबीला निश्चित रूप से विनाश का सामना करेंगे। मरमेड सम्राट ने अपनी बात पूरी करने के बाद सावधानी से गो किजुए की ओर देखा। ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट ने भी गो किजुए की ओर देखा। भले ही गो किजुए ने ब्लड ड्रैगन गॉड की पूरी विरासत प्राप्त कर ली थी, लेकिन वे तीनों यह नहीं जानते थे कि वह वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। इतना ही नहीं, वे इस समय गो किजुए की असली पहचान भी नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एम्परर स्टार के स्टेट हेड गो किजुए की तस्वीरें नहीं देखी थीं, बल्कि गो किजुए ने अपनी और जीएनयू की शक्ल बदलने के लिए अपनी आसुरी शक्ति का उपयोग किया था। वे तीनों कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति एम्परर स्टार का प्रसिद्ध शासक गो किजुए है। जहां मरमेड सम्राट और अन्य बेहद घबराए हुए थे, गो किजुए ने बस एक बेपरवाह मुस्कान दी। चूंकि तुम अब मेरी प्रजा हो, तो दक्षिण हेंग डोमेन और अन्य स्थानों से चाहे कितने भी डेमिगॉड्स क्यों न आएं, वे सब मारे जाएंगे। गो किजुए के शब्द पूरी तरह से अहंकारी और ढीठ लग रहे थे। हालांकि वह डींग नहीं मार रहे थे, वह अब सभी डेमिगॉड्स को कुचलने की क्षमता रखते थे। यहाँ तक कि सच्चे देवताओं के विरुद्ध भी वे डटकर मुकाबला कर सकते थे। फिर भी मरमेड सम्राट का दिल बहुत अशांत था। गो किजुए के लिए अब 2 ही संभावनाएं थीं, एक ये कि वह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। दूसरी संभावना ये थी कि विरासत मिलने के बाद वे अति आत्मविश्वासी हो गए थे। शायद उन्हें लग रहा था कि विरासत मिलने के बाद वे हर विरोध को खत्म कर सकते हैं। हालांकि मरमेड सम्राट ने कुछ भी अप्रिय कहने की हिम्मत नहीं की। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, स्वामी, हमें अभी भी आपकी पहचान नहीं पता है। इसके अलावा सावधानी ही सुरक्षा की जननी है। हालांकि आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, फिर भी दक्षिण हेंग डोमेन में अभी काफ़ी डेमिगॉड्स मौजूद हैं। वाटर स्पिरिट सम्राट मरमेड सम्राट का मतलब समझ गई और सलाह देने वालों में शामिल हो गई। लेकिन वह अपनी बातों में स्पष्ट रूप से चतुर थी। हाँ स्वामी, 2 मुट्ठी 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती और एक भयंकर बाघ भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता। भले ही आप शक्तिशाली हों, पर उन नीच खलनायकों की संख्या बहुत अधिक है, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। गो किजुए की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वह भला ये कैसे नहीं जानते कि ये लोग किस बात को लेकर चिंतित थे। वे बस इस बात से डरे हुए थे कि गो किजुए पहले केवल डींगे मार रहे थे, और यदि बाद में दक्षिण हेंग डोमेन के 2 साधारण डेमिगॉड भी आ गए तो वे उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के नेता काफ़ी चतुर थे। भले ही उन्होंने ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत प्राप्त कर ली थी, फिर भी ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के नेता एक सतर्क रवैया बनाए रखने में सक्षम थे। यही कारण था कि वे दक्षिण हेंग सागर में अपने वर्तमान स्तर तक विकसित हो पाए थे। बेशक गो किजुए ने फिर भी उन्हें एक सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने सहजता से गो चितोंग से कहा, चितोंग, इन्हें अपनी शक्ति दिखाओ।
गू चितोंग पहले ही अपने प्यारे बदसूरत ड्रैगन राजकुमार के रूप में वापस आ चुका था और गू की जुए की बात सुनकर उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जल्द ही मरमेड सम्राट और अन्य दो की चौंकती निगाहों के सामने गू चितोंग ब्लड ड्रैगन गॉड के एक छोटे संस्करण में बदल गया। भले ही वह ब्लड ड्रैगन गॉड का छोटा रूप था, लेकिन उससे निकलने वाले आभामंडल ने मरमेड सम्राट और अन्य दो को सहज रूप से पूजा के लिए नतमस्तक कर दिया। मरमेड सम्राट अविश्वास में बोला, डेमिगॉड पीक। ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट ने थूक घोंटा, वह पूरी तरह से स्तब्ध था। ये प्यारा बदसूरत छोटा ड्रैगन वास्तव में इतना भयानक था। अपने शैशवकाल में भी वह पहले से ही एक देवता के अनंत करीब के स्तर पर था। वाटर स्पिरिट सम्राट भी दंग रह गई और गू की जुए और गू चितों को एकटक देखने लगी। इस क्षण वह अत्यंत हैरान थी, लेकिन साथ ही अत्यंत खुश भी। गू की जुए वास्तव में बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे थे। जब तक गू चितोंग मौजूद था, दक्षिण हेंग डोमेन से आने वाले किसी भी डेमिगॉड की मृत्यु निश्चित थी। हालांकि दक्षिण हेंग डोमेन में भी शक्तिशाली डेमिगॉड थे, लेकिन गू चितोंग डेमिगॉड 9th लेवल पीक पर था, जो एक सच्चा देवता बनने से केवल एक सूक्ष्म कदम दूर था। ऐसी स्थिति में उनके पास चिंता करने के लिए क्या बचा था? यही वह समय था जब गू की जुए ने अस्थायी रूप से अपने शरीर को ढकने वाली आसुरी शक्ति को हटा लिया। मरमेड सम्राट और अन्य दो ने भी उनका असली रूप देखा। उनकी असली पहचान जानने के बाद मरमेड सम्राट सहित तीनों ने एक बार फिर घुटने टेके और अपना सम्मान व्यक्त किया। महामहिम प्रमुख गू को सादर प्रणाम। उनकी प्रतिक्रिया देखकर गू की जुए काफी संतुष्ट थे। ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले को एम्परर स्टार का एक स्वाभाविक सहयोगी माना जा सकता था। भले ही ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के लोग भी दक्षिण हेंग डोमेन के निवासी थे, लेकिन क्योंकि उनके पास ड्रैगन का रक्त था, दक्षिण हेंग डोमेन के अन्य निवासी उन्हें केवल उन्नत सामग्री के रूप में देखते थे। हालांकि गू की जुए ने फिर भी उन तीनों के सामने जीवन मरण का एक प्रश्न रखा, क्या तुम एम्परर स्टार के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार हो? मरमेड सम्राट और अन्य दो निश्चित रूप से जानते थे कि यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन मरण का प्रश्न था। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया तो उनके प्राण जा सकते थे। मरमेड सम्राट ने संकोच नहीं किया, चूंकि प्रमुख गू ने प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत प्राप्त कर ली है, हम एम्परर स्टार के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हैं। यदि उसने वह पहला वाक्य नहीं कहा होता तो वे शेनहुआंग महाद्वीप के गद्दारों की तरह दिखते। वास्तव में उनके पास गू की जुए की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार दक्षिण हेंग डोमेन के निवासियों ने उन्हें कभी अपना नहीं माना था। मरमेड सम्राट के बाद ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट ने भी एक एक करके अपनी बात कही। ये दोनों भी स्वाभाविक रूप से एम्परर स्टार के सामने झुकने को तैयार थे। गू की जुए तीनों के व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे। एक बार फिर अपनी पहचान छिपाने के लिए आसुरी शक्ति का उपयोग करने के बाद उनकी नज़र सूक्ष्म रूप से बदल गई। मरमेड सम्राट ने घबराहट में पूछा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, क्या कुछ हुआ है? गू की जुए ने सिर हिलाया, तुम्हारा अनुमान सही था। दक्षिण हेंग डोमेन के डेमिगॉड वास्तव में अधीर हैं। 5 डेमिगॉड्स ने दक्षिण हेंग डोमेन में प्रवेश किया है और वे तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। यदि यह पहले की बात होती तो 5 डेमिगॉड्स के एक साथ आने की खबर सुनकर मरमेड सम्राट और अन्य दो के होश उड़ जाते। 3 डेमिगॉड्स से निपटना ही उनके लिए अत्यंत कठिन था। यदि एक साथ 5 डेमिगॉड आते तो वे केवल आत्महत्या ही कर सकते थे, जो कम से कम अधिक गरिमापूर्ण होता। अब बात अलग थी। एम्परर स्टार के राष्ट्राध्यक्ष गू की जुए यहाँ थे और उनके बगल में गू चितोंग था, जो डेमिगॉड पीक पर था। 5 डेमिगॉड से निपटना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। गू की जुए के विचार मरमेड सम्राट और अन्य दो से अलग थे। उनकी सोच ये थी कि वे 5 डेमिगॉड से निपट सकते हैं। गू की जुए की सोच ये थी कि 5 बहुमूल्य डेमिगॉड क्रिस्टल कोर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। इन क्रिस्टल कोर का उपयोग नए डेमिगॉड बनाने के लिए किया जा सकता था, या उनका उपयोग सीधे देवता बनाने के लिए किया जा सकता था। और इस बार गू की जुए इन डेमिगॉड क्रिस्टल कोर का उपयोग देवता बनाने के लिए करने की तैयारी कर रहे थे। दक्षिण हेंग सागर में प्रवेश करने वाले 5 डेमिगॉड दक्षिण हेंग डोमेन के नहीं, बल्कि अन्य स्थानों के थे। ये जानकर कि दक्षिण हेंग सागर में कुछ लाभ मिल सकता है, वे पांचों बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ दौलत बटोरने के लिए चल दिए थे। हालांकि शेनहुआंग महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी महाद्वीपीय हिस्सा अब 4 डोमेन्स एलायंस और 5 डोमेन्स एलायंस में बंटा हुआ है, लेकिन 5 डोमेन्स एलायंस का लक्ष्य ये था कि 4 डोमेन्स एलायंस एम्परर स्टार की शक्ति को अधिक से अधिक सोख ले, न कि एम्परर स्टार युद्ध के माध्यम से खुद को मजबूत करता रहे। एम्परर स्टार और 4 डोमेन्स एलायंस के बीच महान युद्ध का परिणाम भारी नुकसान या यहाँ तक कि मृत्यु के निकट होना चाहिए था। तभी 5 डोमेन्स एलायंस मुनाफा कमा सकता था और अंत में जीत हासिल कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में 5 डोमेन्स एलायंस को स्वाभाविक रूप से 4 डोमेन्स एलायंस को पर्याप्त समर्थन देना पड़ा। उन्होंने न केवल बड़ी मात्रा में संसाधन प्रदान किए, बल्कि बड़ी संख्या में नियमित लड़ाकू इकाइयां भी दीं।
उन्होंने 4 डोमेन्स एलायंस को समर्थन के रूप में कुछ डेमिगॉड भी दिए। इस बार दक्षिण हिंद सागर में प्रवेश करने वाले 5 डेमिगॉड्स में से 2 को 5 डोमेन्स एलायंस द्वारा भेजा गया था। उनके नाम कियान युआन और कियान यी हैं। कियान युआन और कियान यी दोनों 5 डोमेन्स एलायंस के तियान कियान डोमेन से आते हैं। तियान कियान डोमेन में एक विशाल महासागर और अनगिनत फ्लोटिंग आइलैंड्स तैरते द्वीप हैं। इस वजह से कियान युआन और कियान यी जल क्षेत्रों में युद्ध करने में अत्यधिक कुशल हैं। चूंकि वे जल युद्ध में माहिर थे, इसलिए दक्षिण हिंद सागर में लाभ के बारे में जानकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। इस बार दक्षिण हिंद सागर में प्रवेश करने के अभियान का नेतृत्व कियान युआन और कियान यी कर रहे थे। एक निश्चित जल क्षेत्र में कियान युआन ने आसपास के याओ सदस्यों को घबराहट में भागते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक क्रूर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे आशा है कि तथाकथित मरमेड सम्राट, ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट और वाटर स्पिरिट सम्राट उद्धरण चिन्ह ... हमें करीब आते देखकर डरकर भाग नहीं जाएंगे। आखिरकार दक्षिण हिंद सागर काफी बड़ा है और हमारे पास उनके साथ लुका छिपी खेलने का इतना समय नहीं है। डेमिगॉड कियान यी ने यह सुना और दक्षिण हिंद सागर में बेतहाशा भाग रहे ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, चिंता मत करो, ये चींटियां हमें कई और चींटियों तक ले जाएंगी। डेमिगॉड कियान युआन और अन्य चारों द्वारा डाला गया दबाव लगातार फैल रहा था, जिससे ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के कई सदस्य घबराकर अपने अपने कबीले के प्रमुखों की ओर भाग रहे थे। ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के कई प्रकार थे, लेकिन चाहे वे किसी भी कबीले के हों, वे इस समय केवल बेतहाशा भाग ही सकते थे। अनगिनत याओ सदस्यों के चेहरों और आंखों में निराशा के भाव भरे थे, क्योंकि ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के 3 सबसे मजबूत विशेषज्ञ दक्षिण हिंद सागर में प्रभु ब्लड ड्रैगन गॉड की बिखरी हुई शक्ति का उपयोग करके भी केवल 3 डेमिगॉड्स का ही सामना कर सकते थे। इस क्षण ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के अनगिनत प्राणियों के दिलों में केवल 2 ही शब्द बचे थे, घोर तबाही। ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के कई सदस्यों के बीच निराशा की भावना तेजी से फैल गई। इस क्षण उन्हें अपनी तुच्छता और एक अभूतपूर्व लाचारी का एहसास हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी गलत नहीं किया था, वे बस दक्षिण हिंद सागर में सामान्य रूप से रहना चाहते थे। लेकिन एक कहावत है, एक निर्दोष व्यक्ति का खजाना ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। क्योंकि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए उनका शिकार होना ही उन सभी की अंतिम नियति लग रही थी। अब भले ही कियान युआन और अन्य 4 डेमिगॉड्स ने अभी तक अपनी कसाई की कुल्हाड़ी नहीं उठाई थी, पर हर कोई अपने दिल में जानता था कि जल्द ही अनगिनत कबीले के लोग उन 5 के हाथों मारे जाएंगे। विशाल ड्रैगन ब्लड डेमन कबीला भेड़ियों द्वारा घेरी गई भीड़ों की तरह तेजी से मरमेड सम्राट और अन्य 2 नेताओं के स्थान की ओर बढ़ रहा था। अतीत में ये तीनों नेता सभी के लिए सुरक्षा की एक बड़ी भावना ला सकते थे, लेकिन इस बार नहीं। 5 डेमिगॉड आए थे और तीनों नेता उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। जैसे ही डेमिगॉड कियान युआन और उसके साथी उनके पीछे आए, ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के कई सदस्यों ने अपने तीनों नेताओं को देखा। सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि उनकी तुलना में उनके तीनों नेता इस समय आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। कियान युआन और उसका 5 लोगों का समूह जल्द ही इस स्थान पर प्रकट हुआ। मरमेड सम्राट और अन्य 2 को देखकर वे भी कुछ हद तक हैरान थे। उन्होंने कल्पना की थी कि पूरे ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले को डर के मारे कांपना चाहिए था, जैसे कि वे किसी अगाध खाई का सामना कर रहे हों। अनपेक्षित रूप से मरमेड सम्राट और अन्य 2 अत्यंत संयमित थे। न केवल वे संयमित थे, बल्कि उनका व्यवहार भी बहुत दृढ़ था। मरमेड सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, यह ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले का घर है, बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। मरमेड सम्राट ने यह बात केवल शिष्टाचार के लिए नहीं कही थी, बल्कि वह ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि क्या कोई अन्य डेमिगॉड भी इस तमाशे में शामिल होने के लिए आएगा। बेशक ऐसे डेमिगॉड थे जो शामिल होना चाहते थे, लेकिन वे केवल इसके बारे में सोच ही सकते थे, उनके आने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार एम्परर स्टार एलायंस हर किसी के सिर पर डेमोकल्स की तलवार की तरह लटका हुआ था। एम्परर स्टार एलायंस की बड़ी समस्या को सुलझाने से पहले कई लोग अभी भी नई उलझनें पैदा करने के इच्छुक नहीं थे। बेशक इन लोगों में डेमिगॉड कियान युआन शामिल नहीं था। मरमेड सम्राट के बोलने के बाद कियान युआन शब्दों को बर्बाद करने के मूड में नहीं था और सीधे मुद्दे की बात की। अपने सभी संसाधन और अपने सभी खजाने हमारे हवाले कर दो। इसके अलावा तुम्हारे कबीले के 4/5 80% सदस्य आत्महत्या कर लें। मुझे शेष बचे सदस्यों पर दया आएगी और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। डेमिगॉड कियान युआन के शब्द चरम अहंकार से भरे थे। 5 डेमिगॉड्स के एक साथ आने के साथ वास्तव में उसे सत्तावादी होने का अधिकार महसूस हो रहा था। हालांकि उसके बोलने के बाद एक शांत आवाज उभरी, दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसी कोई दया नहीं है। मैं केवल तुम 4 को ही नहीं मारूंगा, तुम 5 ही मरोगे। जब ये शब्द फैले तो ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले की तरफ मरमेड सम्राट और अन्य 2 को छोड़कर हर किसी के चेहरे पर चौंकने वाले भाव थे।
जहां तक कियान युआन और अन्य चारों का सवाल है, उन्होंने एक दिशा में अत्यंत ठंडी निगाहें डालीं। वह अहंकारी आवाज़ अभी अभी उसी स्थान से आई थी। कियान युआन और अन्य चारों ने पहले ही एक आकृति को देखा था जो स्वयं भी एक डेमिगॉड था और उस स्थान से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। दक्षिण हेंग डोमेन के ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के पास मूल रूप से 3 नकली डेमिगॉड थे। अब ऐसा लगता है कि कबीले की किस्मत चमक गई है और अब उनके पास एक सच्चा डेमिगॉड है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? डेमिगॉड्स की संख्या के मामले में अब भी उनका पलड़ा भारी था। 5 के खिलाफ 4 का मुकाबला। कियान युआन ने एम्परर स्टार के राष्ट्राध्यक्ष गु किजुए की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसे लगा कि गु किजुए एक सच्चा डेमिगॉड है जो सौभाग्य से ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले से उभरा है। लेकिन डेमिगॉड बनने के बाद शक्ति के उछाल ने गु किजुए को वास्तविकता से थोड़ा दूर कर दिया है। कियान युआन अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के अधिकांश लोग पहले ही इस स्थान पर इकट्ठा हो चुके थे, इसलिए अब कार्रवाई का समय था। उसने तुरंत डेमिगॉड कियान यी और अन्य 3 से कहा, तुम लोग बाकी चींटियों पर नजर रखो, मैं जाकर इससे निपटता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर से भयानक ठंडी ऊर्जा निकलने लगी। कियान युआन के आसपास का समुद्री पानी पहले तेजी से जम गया और जैसे जैसे ठंडी ऊर्जा फैलती गई, ये बर्फ के टुकड़े सीधे पाउडर में बदल गए। इस समय कियान युआन के हाथ में भयानक ठंडी ऊर्जा वाली एक कुल्हाड़ी भी प्रकट हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हिला और उसने अत्यंत तीव्र गति से गु किजुए पर कुल्हाड़ी से वार किया। शूश! इस कुल्हाड़ी ने लहरों को आसानी से पूरी तरह चीर दिया। इस भयानक शक्ति ने मरमेड सम्राट और अन्य 2 को छोड़कर कबीले के बाकी सभी सदस्यों को गु किजुए के लिए पसीने छुड़ा दिए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि गु किजुए कौन थे, लेकिन गु किजुए के पास उनके जैसा ही ब्लड ड्रैगन गॉड का आभा मंडल था। ये स्पष्ट था कि वह भी ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले में से एक थे। कबीले से एक डेमिगॉड का पैदा होना निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात थी, लेकिन इस बार इसका अंत निस्संदेह बुरा होने वाला था। गु किजुए संभवतः एक नवजात डेमिगॉड थे, जबकि कियान युआन एक अनुभवी शक्तिशाली योद्धा था। विकास और अनुभव के लिए पर्याप्त समय के बिना गु किजुए निश्चित रूप से कियान युआन का मुकाबला नहीं कर पाते। हालांकि इसके बाद जो दृश्य हुआ उसने कबीले के सदस्यों और डेमिगॉड कियान यी और अन्य लोगों को पूरी तरह से दंग कर दिया। जैसे ही कियान युआन की शक्तिशाली कुल्हाड़ी गु किजुए की ओर बढ़ी, गु किजुए की आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने कठोरता से कहा, चींटी की तरह मर जाओ। जैसे ही मर जाओ शब्द निकला, अंतहीन भयानक रक्त ऊर्जा से लिपटा हुआ एक पंजा सहजता से प्रकट हुआ। इस पंजे ने बिना किसी प्रयास के कियान युआन के हमले को चकनाचूर कर दिया और फिर जबरदस्त बल के साथ कियान युआन का दिल बाहर खींच लिया। धमाका! एक तेज विस्फोट हुआ और कियान युआन का दिल पूरी तरह से फट गया। उसी समय एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल द्वारा उसके शरीर के भी अनगिनत टुकड़े कर दिए गए। इंस्टेंट किल! पल भर में अंत। मात्र एक ही मुठभेड़ में कियान युआन जैसे डेमिगॉड योद्धा को गु किजुए ने तुरंत मार डाला। हिस सहम कर सांस खींचना। ये दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। मरमेड सम्राट और अन्य 2 सहित आसपास के सभी जीव सदमे में अपनी सांसें रोकने को मजबूर हो गए। बेशक कुछ कमजोर कबीले के सदस्य समुद्री पानी को रोकने के लिए अपने बल क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सके। सदमे में उनके मुंह खुल गए और उनमें समुद्री पानी के कई घूंट जबरन भर गए। लेकिन इसके बावजूद वे अभी भी अवाक थे। उनका मुंह खुला था और उनकी आंखें गु किजुए को देखते हुए सदमे से भरी थीं। कियान यी और अन्य 4 भी पहले तो बेहद चौंक गए, लेकिन सदमे के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनके सामने जो डेमिगॉड था वह बिल्कुल भी वैसा नहीं था जिससे वे मुकाबला कर सकें। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में डेमिगॉड कियान यी ने भी पर्याप्त शांति और तर्कशीलता दिखाए। अलग हो जाओ और भागो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। गु किजुए एक ही बार में कियान युआन को मार सकते थे। इसका मतलब था कि गु किजुए को उन्हें मारने के लिए केवल 4 या 5 सांसों की आवश्यकता होगी। बस दुख की बात यह थी कि भले ही वे अलग हो गए, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। गु किजुए की एक चंचल सी आवाज़ उनके दिमाग में गूंजी, अगर तुम अलग हो भी जाओ तो क्या तुम सच में भाग सकते हो? डेमिगॉड कियान यी और अन्य 4 ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के शक्तिशाली सदस्यों का शिकार करने आए थे, लेकिन अब वे खुद दूसरों के शिकार का लक्ष्य बन गए थे। गु किजुए का इरादा कियान यी सहित उन 5 में से किसी को भी जीवित छोड़ने का नहीं था। डेमिगॉड क्रिस्टल कोर देवता बनाने के लिए एक प्रमुख सामग्री थी और गु किजुए का इरादा शत्रु ताकतों के सभी डेमिगॉड्स को खत्म करने का था। कियान यी और अन्य अब डर से कांप रहे थे। उनके दिलों में एक अभूतपूर्व आतंक समा गया था। दक्षिण हेंग सागर में प्रवेश करते समय वे जितने अहंकारी और दबंग थे, अब वे उतने ही दयनीय दिख रहे थे। कियान यी को नहीं पता था कि वह अपनी जान बचाकर भाग पाएगा या नहीं। यदि उसे पहले से पता होता कि दक्षिण हेंग सागर में गु किजुए जैसा कोई भयानक अस्तित्व मौजूद है, तो वह कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। कियान युआन के बाद 2 और डेमिगॉड्स को खत्म कर दिया गया।
अब केवल वह और डेमिगॉड मॉर्गैंग ही भाग रहे थे। गू के जुए की दक्षता अद्भुत थी, उनकी आकृति जल्दी ही डेमिगॉड मॉर्गैंग से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुई। गू के जुए को देखते ही मॉर्गैंग को अब अपनी गरिमा की परवाह नहीं रही और वह बिना एक शब्द कहे तुरंत जमीन पर दंडवत लेट गया। वह बार बार माथा टेकते हुए दया की भीख मांगने लगा। महाराज, मेरी जान बख्श दें, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मॉर्गैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डेमिगॉड बनने के बाद उसे इतना दयनीय दिन देखना पड़ेगा। लेकिन उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह गू के जुए के अगले वाक्य की सामग्री थी। मेरे शत्रुओं को, विशेष रूप से डेमिगॉड स्तर के शत्रुओं को आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं है। आत्मसमर्पण की अनुमति न होने का मतलब था कि मॉर्गैंग को अब मरना ही होगा। उसने अपना दिमाग बहुत दौड़ाया पर यह समझ नहीं पाया कि एक जीवित डेमिगॉड एक मृत डेमिगॉड से अधिक उपयोगी क्यों नहीं होगा। मॉर्गैंग जो नहीं जानता था वह यह था कि गू के जुए से टकराना उसकी फूटी किस्मत थी। गू के जुए का इन्फिनिट इंजन देवता बना सकता था। गू के जुए के लिए मृत डेमिगॉड जीवित डेमिगॉड की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी थे। डेमिगॉड मॉर्गैंग की मृत्यु के साथ ही इस बार आए 5 डेमिगॉड्स में से 4 पहले ही मर चुके थे। अब केवल डेमिगॉड कियान यही भाग रहा था। गू के जुए ने शून्य क्षेत्र को चीर दिया और तेजी से उसका पीछा किया। हालांकि कियान ये भी शून्य क्षेत्र को चीर कर ही भाग रहा था, लेकिन उसकी शक्ति गू के जुए के सामने कुछ भी नहीं थी। स्वामी, मैं अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अपने सामने गू के जुए को प्रकट होते देख कियान यी ने बिना संकोच तुरंत समर्पण का विकल्प चुना। कियान यी को लगा कि गू के जुए जैसा शक्तिशाली योद्धा भी एक डेमिगॉड के समर्पण को अस्वीकार नहीं करेगा। ये देखते हुए कि गू के जुए खुद भी एक डेमिगॉड थे, भले ही वे सच्चे देवता होते तब भी उन्हें डेमिगॉड अधीनस्थों की आवश्यकता होती। लेकिन मॉर्गैंग की तरह कियान यी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे वे अपने जीवन में कभी नहीं समझ पाते। धमाका! गू के जुए के हाथ में मौजूद रक्त भाला अचानक नीचे की ओर चला। अगले ही पल उनके शक्तिशाली और भयानक प्रहार से कियान यी आसानी से भस्म हो गया। ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत प्राप्त करने के बाद गू के जुए की शक्ति में एक अभूतपूर्व और भयानक सुधार हुआ था। कियान यी जैसे स्तर के डेमिगॉड से निपटना उनके लिए बस एक आसान और कुचलने वाला इंस्टेंट किल था। कियान यी को खत्म करने के बाद गू के जुए ने अपना हाथ उठाया और एक डेमिगॉड क्रिस्टल कोर के साथ कियान यी का जादुई खजाना उनके हाथों में आ गिरा। दक्षिण हेम डोमेन की यह यात्रा वास्तव में विशाल लाभ लेकर आई थी। सबसे पहले उन्हें ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत और उससे जुड़े कई लाभ मिले। अब उन्हें 5 डेमिगॉड क्रिस्टल कोर और ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले जैसी असीम क्षमता वाले समूह की निष्ठा भी मिल गई थी। इसके बाद वह इस कबीले की मदद से स्टार सैंड और छठे फाइबर की खोज करवाएंगे और जल्द ही देवता बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर लेंगे। 5 को खत्म करने के बाद गू के जुए मरमेड सम्राट, ब्लैक फ्लड ड्रैगन सम्राट, वाटर स्पिरिट सम्राट और कबीले के अन्य सदस्यों के पास वापस आए। मरमेड सम्राट और अन्य लोग निश्चित रूप से इस समय गू के जुए को अत्यधिक उत्साह और श्रद्धा के साथ देख रहे थे। गू के जुए, जिन्हें ब्लड ड्रैगन गॉड की पूरी विरासत मिल चुकी थी और जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे, वर्तमान ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के लिए उनके सच्चे देवता बन चुके थे। अनगिनत आंखों की निगरानी के बीच गू के जुए की राजसी आवाज कबीले के प्रत्येक सदस्य के कानों में गूंजी। मैं एम्परर स्टार का राष्ट्राध्यक्ष गू के जुए हूँ और मुझे अब ब्लड ड्रैगन गॉड की पूरी विरासत मिल चुकी है। अब से ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सभी सदस्य मुझे अपना स्वामी मानेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जो मेरे प्रति समर्पण करने के इच्छुक हैं वे अपने मन खोल दें और विरोध न करें। जैसे ही गू के जुए की आवाज़ रुकी, मरमेड सम्राट सहित तीनों ने एक पल सोचा और फिर आज्ञा का पालन किया। ज्यादातर अन्य सदस्यों ने भी वैसा ही किया। हालांकि याव प्रजाति के बहुत ही कम संख्या में सदस्य समर्पण करने के इच्छुक नहीं थे। उनके मन में यह था कि गू के जुए का सभी को मन खोलने और विरोध न करने के लिए कहना केवल उन्हें नियंत्रित करने के लिए है। इसलिए वे तुरंत इधर उधर बिखर गए और भागने लगे। भागने वाले इन सदस्यों की संख्या लगभग कुछ 100 थी। धमाका, 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 लेकिन वे स्पष्ट रूप से बच नहीं सके। समुद्री पानी में गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। बिना किसी अपवाद के भागने का विकल्प चुनने वाले कबीले के उन सभी सदस्यों को धूल में मिला दिया गया। गू के जुए का सभी को मन खोलने के लिए कहना पूरे कबीले को नियंत्रित करने के लिए नहीं था। हालांकि इन सदस्यों में क्षमता थी, पर गू के जुए की नज़र में वे वर्तमान में केवल चींटियों के समान थे। भले ही ये सदस्य भविष्य में और अधिक शक्तिशाली हो जाएं, फिर भी यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। गू के जुए को अब कम से कम सच्चे देवता के स्तर से ही अन्य प्राणियों को मानसिक छाप से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि सच्चे देवता के स्तर से नीचे के लोगों को, यहाँ तक कि डेमिगॉड्स को भी, वे सामग्री प्राप्त करने के लिए खत्म कर देते। जब मरमेड सम्राट और अन्य शक्तिशाली सदस्य ये सोच रहे थे कि अब से वे अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो देंगे और गू के जुए द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे,
तभी गु के जुए के भीतर से ब्लड ड्रैगन गॉड की भयानक शक्ति निकली और उसने कबीले के लगभग 20 लाख सदस्यों को घेर लिया। अगले ही पल कबीले के सभी सदस्यों को एक अपग्रेड मिला। जो किंग रैंक 1 पर थे उन्हें किंग रैंक पीक पर पहुंचा दिया गया। जो किंग रैंक पीक पर थे उन्हें इंपीरियल रैंक पर पदोन्नत किया गया। और मरमेड सम्राट सहित तीनों जैसे सदस्य जो इंपीरियल रैंक पीक पर थे उन्होंने डेमिगॉड बनने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। ब्लड ड्रैगन गॉड की शक्ति वास्तव में विशाल और असीम थी। इतने सारे सदस्यों का स्तर बढ़ाने के बाद भी गु के जुए के भीतर बंद ब्लड ड्रैगन गॉड की शक्ति का केवल 5% ही खर्च हुआ था। बेशक 5% की खपत भी थोड़ी दुखद थी, लेकिन सौभाग्य से ये केवल एक बार का स्तर वर्धन था। भविष्य में इतनी बड़ी खपत नहीं होगी। इतना बड़ा लाभ मिलने के बाद कबीले के सभी सदस्य अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए और गु के जुए के प्रति समर्पित हो गए। सभी दिशाओं से अनगिनत सदस्य गु के जुए के सामने नतमस्तक हो गए। विशेष रूप से वे तीनों सम्राट जो गु के जुए की मदद के बिना कभी नहीं जान पाते कि वे कब डेमिगॉड बन पाएंगे। गु के जुए का सभी का स्तर बढ़ाने का निश्चित रूप से एक उद्देश्य था। उन्होंने तुरंत स्टार सैंड और छठे फाइबर का एक हिस्सा बाहर निकाला। शेनहुआंग महाद्वीप का एक बहुत ही असुविधाजनक पहलू इसका विशाल आकार था। कई उच्च स्तरीय संसाधनों के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम थे। हालांकि इससे उन्हें कोई बाधा नहीं हुई। गु के जुए ने सीधे उन 2 संसाधनों को बाहर निकाला जिनकी उन्हें आवश्यकता थी और कबीले के सभी सदस्यों से कहा, अब दक्षिण हेंग सागर के विभिन्न हिस्सों में जाओ और मेरे लिए इन 2 सामग्रियों को ढूंढ कर लाओ। गु के जुए द्वारा आदेश दिए जाने के बाद सभी दिशाओं से ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के अनगिनत सदस्यों ने तुरंत स्वर मिलाया। हम आज्ञा का पालन करते हैं महामहिम राष्ट्राध्यक्ष। इससे पहले कि वे जा पाते गु के जुए ने आगे कहा, उन सभी अन्य प्रजातियों का सफाया कर दो जिन्होंने दक्षिण हेंग सागर पर आक्रमण किया है। अब से दक्षिण हेंग सागर केवल ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले और उन प्रजातियों का है जो ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के प्रति समर्पित हैं। इस आदेश को सुनकर ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के कई सदस्यों के दिल उत्साह से भर गए। दक्षिण हेंग सागर मूल रूप से उनका जन्मस्थान, उनका घर था। हालांकि दक्षिण हेंग सागर के भीतर मौजूद विभिन्न खजानों ने बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को आकर्षित किया था। अब गु के जुए को अपना स्वामी मानकर उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद वे अंततः दक्षिण हेंग सागर पर अपना अधिकार वापस पा सकते थे। अतीत में दक्षिण हेंग सागर के ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले का शिकार दक्षिण हेंग डोमेन के चारों ओर के साधकों द्वारा कीमती सामग्री के रूप में किया जाता था। इस बार हमलावर और रक्षक की भूमिकाएं उलट गई थीं। साधकों की वे अनगिनत प्रजातियां जो अभी भी दक्षिण हेंग सागर में बिखरी हुई थीं और ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के शिकार की तैयारी कर रही थीं, उन्हें जल्द ही अपने पिछले कार्यों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के सदस्य बड़ी संख्या में हर जगह फैल गए। गु के जुए द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाए जाने के बाद वे जहां भी गए अन्य प्रजातियों के साधकों को खदेड़ दिया गया और उनका संहार किया गया। न केवल उनके पास मरमेड सम्राट और 2 अन्य डेमिगॉड कमान संभालने के लिए थे, बल्कि गु चितोंग भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि गु चितोंग ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन डेमिगॉड पीक पर उसकी भयानक शक्ति का मतलब था कि उसे जबरदस्त धाक जमाने के लिए प्रहार करने की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण हेंग सागर के भीतर गहरे महल में गु के जुए, जी यिन्यू और गु लिटिल फिश मरमेड सम्राट और अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी यिन्यू ने पहले सोचा था कि गु के जुए डेमिगॉड्स बनाने के लिए बड़ी मात्रा में उच्च स्तरीय सामग्री एकत्र कर रहे हैं, लेकिन अब गु के जुए आसानी से अधिकांश डेमिगॉड्स को तुरंत मार सकते थे, फिर भी वे सामग्री एकत्र करने के लिए उत्साहित थे। इसने जी यिन्यू के मन में एक बहुत ही साहसिक और अविश्वसनीय विचार पैदा किया। उसने आश्चर्यचकित होकर गु के जुए की ओर देखा और अनिश्चितता से पूछा, तुम एक देवता बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है ना? ये सुनकर गु के जुए मुस्कुराए और फिर जी यिन्यू को अपने आलिंगन में खींच लिया। इस क्रिस्टल पैलेस के भीतर बाहरी समुद्री पानी को रोक दिया गया था, जिससे वे दोनों यहाँ सहज और तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। हालांकि गु के जुए ने जी यिन्यू को केवल एक बार चूमा और आगे नहीं बढ़े। ऐसा नहीं था कि उन्हें मरमेड सम्राट और अन्य लोगों के लौटने की चिंता थी, बल्कि गु लिटिल फिश उस समय अपने दत्तक पिता और माता को बड़े गौर से देख रही थी। वह गु के जुए और जी यिन्यू की वर्तमान गतिविधियों के बारे में बेहद उत्सुक लग रही थी। गु के जुए स्वाभाविक रूप से बच्चे को बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए जी यिन्यू को चूमने के बाद उन्होंने कहा, ये सच है। अब जबकि उनके पास एक और भी शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था, वे जी यिन्यू को देवता बनाने की अपनी क्षमता के बारे में बता सकते थे। बेशक वे यह बात केवल जी यिन्यू और बहुत कम अन्य लोगों को ही बता सकते थे। भले ही उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया था, फिर भी जी यिन्यू यह नहीं समझ पा रही थी कि वह देवता बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे। हालांकि जी यिन्यू ने यह सवाल नहीं पूछा, ये पूछना उसका काम नहीं था। जी यिन्यू निस्संदेह एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी और ऐसी सुंदर, स्मार्ट महिलाएं गु के जुए की पसंदीदा थीं।
गू किजुए ने एक पल के लिए विचार किया, फिर गू लिटिल फिश से कहा, लिटिल फिश, जाओ और अपने छोटे भाई पर नज़र रखो और सुनिश्चित करो कि वह कोई परेशानी खड़ी न करे। ये सुनकर गू लिटिल फिश को स्वाभाविक रूप से यह एहसास नहीं हुआ कि गू किजुए उसे जानबूझकर दूर भेज रहे हैं। उसने गू किजुए के सामने थोड़ा झुककर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपकी पुत्री अभी जाती है। इतना कहकर वह क्रिस्टल पैलेस से बाहर निकली और समुद्री जल में प्रवेश कर गई। उसकी सुंदर मछली जैसी पूंछ लहराई और वह जल्दी ही क्रिस्टल पैलेस से दूर चली गई। गू लिटिल फिश के जाने के बाद गू किजुए की शक्तिशाली आसुरी शक्ति ने तुरंत पूरे क्रिस्टल पैलेस को घेर लिया। जी यिन्यू को पहले समझ नहीं आया कि गू किजुए का इरादा क्या है, लेकिन इस दृश्य को देखकर वह भला कैसे नहीं जानती। उसने तुरंत बोलना शुरू किया, शरारत मत करो, यह अभी भी दक्षिण हेंग डोमेन के क्षेत्र के भीतर है। गू किजुए ने बेपरवाही से कहा, तुम्हें जल्दी साधना करने और बढ़ने में मदद करना शरारत कैसे माना जा सकता है? मैं राष्ट्राध्यक्ष हूँ। जी यिन्यू ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और विनती की, मुझे फिर से बढ़ने में मदद करने से पहले महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, मुझे अपनी वर्तमान शक्ति को पुख्ता कर लेने दें। अपनी रक्त रेखा को शुद्ध करने और निरंतर वृद्धि और संवर्धन प्राप्त करने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट बात थी। लेकिन गू किजुए वास्तव में बहुत अधिक ऊर्जावान थे, इसे लगातार कौन झेल सकता था? फिर भी भले ही जी यिन्यू इसे संभाल नहीं पा रही थी, उसे चुपचाप सहना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा युद्ध आसन था और युद्ध के मैदान में अपर्याप्त शक्ति होना बेहद खतरनाक होता। इसलिए गू किजुए ने फैसला किया कि अगले कुछ दिनों तक वे लगातार जी यिन्यू की रक्त रेखा को शुद्ध करने में उसकी मदद करेंगे। जब पूरा दक्षिण हेंग सागर युद्ध में डूबा हुआ था, तब गू किजुए और जी यिन्यू के बीच की लड़ाई भी शुरू हो गई। हालांकि दक्षिण हेंग सागर के अन्य जीवों और ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के बीच की लड़ाई जीवन मरण का संघर्ष थी। दोनों पक्षों का अंत अंततः आपसी विनाश में होगा। गू किजुए और जी यिन्यू के बीच की लड़ाई, हालांकि महान सुंदरी जी यिन्यू के रोने और दया की भीख मांगने के साथ समाप्त होगी। भले ही दक्षिण हेंग सागर में कई शक्तिशाली प्रजातियां थीं, लेकिन एक बार जब गू चितोंग प्रकट हुआ तो ये शक्तिशाली प्रजातियां चींटियों से बढ़कर कुछ नहीं थीं। गू किजुए द्वारा लगातार बड़ी मात्रा में कीमती सामग्री प्राप्त की गई। आइस सोल डोमेन में इन्फिनिट ग्रुप द्वारा अधिग्रहित सामग्री के साथ मिलकर उनके द्वारा संचित उन्नत संसाधन पहले से ही एक देवता बनाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि गू किजुए को अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना था, दक्षिण हेंग सागर के ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले का क्या किया जाना चाहिए? क्या उन्हें स्थायी रूप से दक्षिण हेंग सागर में छोड़ दिया जाना चाहिए या उन्हें अपने साथ वापस आइस सोल डोमेन ले जाना चाहिए? ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के 20 लाख सदस्यों को वापस आइस सोल डोमेन ले जाना एक अपेक्षाकृत खतरनाक मामला था। 4 डोमेन्स एलायंस के डेमिगॉड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन वे अपना गुस्सा ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले पर निकाल सकते थे। यदि उन्हें अन्य शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा उलझा दिया जाता तो ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले को बहुत कष्ट सहना पड़ता। सबसे अच्छा समाधान स्पष्ट रूप से ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले को दक्षिण हेंग सागर में छोड़ना था। हालांकि वे उन्हें केवल दक्षिण हेंग सागर में नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए गू चितोंग को भी पीछे छोड़ना पड़ा। जब तक 4 डोमेन्स एलायंस के डेमिगॉड्स का दिमाग खराब न हो जाए, वे स्थिति स्पष्ट न होने पर दक्षिण हेंग सागर में एक डेमिगॉड पीक और 3 अन्य डेमिगॉड्स पर बिना सोचे समझे हमला करके दुश्मन नहीं बनाएंगे। भले ही उन्होंने ऐसा कहा था, गू किजुए को अभी भी चिंता थी कि कोई दुर्घटना घट सकती है, लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई दूसरा बेहतर समाधान नहीं था। अज्ञात समय बीतने के बाद जी यिन्यू अंततः एक बार फिर गू किजुए के चंगुल से बच निकली। उसकी शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। उसकी रक्त रेखा को भी फिर से शुद्ध किया गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर लगभग टूट जाने की हद तक प्रताड़ित हुआ हो। इसने जी यिन्यू को गू किजुए के साथ आइस सोल डोमेन लौटने के प्रति आशंकित कर दिया, क्योंकि वापसी के रास्ते में उसे निश्चित रूप से फिर से तंग किया जाता। जी यिन्यू की दयनीय स्थिति देखकर गू किजुए ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या ये सब तुम्हें जल्दी विकसित होने और सुधारने में मदद करने के लिए नहीं है? तियान यू डेमिगॉड को देखो। उसके डेमिगॉड बनने के बाद क्या मैंने हर कुछ दिनों में उसकी रक्त रेखा को शुद्ध किया? ये सुनकर जी यिन्यू स्वाभाविक रूप से बहस नहीं कर सकी, क्योंकि वास्तविक स्थिति वाकई ऐसी ही थी। कबीले की प्रमुख तियान यू के डेमिगॉड बनने के बाद गू किजुए अब उन्हें बार बार नहीं ढूंढते थे। जी यिन्यू ने तुरंत मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वह जल्द से जल्द एक डेमिगॉड बनेगी। अतीत में वह इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित रहती थी कि अन्य महिलाएं गू किजुए के प्रेम के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करेंगी, लेकिन अब वह आशा कर रही थी कि जल्दी ही कई बड़ी सुंदरियां प्रकट हों ताकि वे गू किजुए के उस असहनीय प्रेम को साझा करने में उसकी मदद कर सकें। आधे दिन के बाद गू चितोंग, मरमेड सम्राट और अन्य लोग एक एक करके वापस आ गए। ड्रैगन ब्लड डेमन कबीले के अनगिनत सदस्यों ने दक्षिण हेंग सागर में अन्य सभी 10,000 प्रजातियों का या तो सफाया कर दिया था या उन्हें गुलाम बना लिया था। बेशक गुलाम तो बहुत कम बनाए गए थे, अधिकांश को तेजी से मिटा दिया गया था।
इससे कबीले के सदस्यों को काफ़ी धन दौलत मिली और वे गू के जुए की ज़रूरत की कई सामग्रियां भी साथ ले आए। जब मरमेड सम्राट ने गू के जुए द्वारा मांगी गई उन्नत सामग्रियां उन्हें सौंपीं, तब गू के जुए ने कहा, अगले कुछ समय के लिए मैं चितोंग को यहाँ चीज़ों की देखरेख के लिए छोड़ दूंगा। तुम में से कोई भी आसानी से दक्षिण हेंग सागर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जल्द ही एम्परर स्टार मित्र सेनाएं हेवनली वुल्फ डोमेन, दक्षिण हेंग डोमेन, फ्लाइंग ईगल डोमेन और क्विकसैंड डोमेन पर कब्जा कर लेंगी। तुम सब दक्षिण हेंग सागर में ही अपनी शक्ति संचित करो और मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। गू के जुए की बात सुनकर मरमेड सम्राट और अन्य लोगों ने झुककर आदेश स्वीकार किया। गू चितोंग ने भी आदेश स्वीकार किया, लेकिन उसने एक छोटी सी विनती की। पिताजी, क्या बड़ी बहन मेरे साथ खेलने के लिए दक्षिण हेंग सागर में रुक सकती है? गू चितोंग का स्वभाव 4-5 साल के बच्चे जैसा था और कुछ मामलों में तो उससे भी थोड़ा कम परिपक्व था। इस बार गू के जुए और जी येन्यू दोनों जा रहे थे। यदि गू लिटिल फिश भी चली जाती तो उसके पास आसपास कोई खास परिचित नहीं बचता। एक पल सोचने के बाद गू के जुए ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी बड़ी बहन की अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। गू चितोंग ने तुरंत झुककर सलाम किया, आपका पुत्र आज्ञा का पालन करेगा। इस मोड़ पर दक्षिण हेंग डोमेन में गू के जुए का मिशन पूरी तरह समाप्त हो गया था। अगला कदम जी येन्यू को वापस आइस सोल डोमेन ले जाना था ताकि देवता निर्माण शुरू किया जा सके। आइस सोल डोमेन की उनकी वापसी दक्षिण हेंग डोमेन की यात्रा से भी अधिक आसान थी। वापसी के रास्ते में दोनों मार्ग से अच्छी तरह परिचित थे। गू के जुए ने जी येन्यू को अपनी बाहों में थामे हुए लगातार शून्य क्षेत्र को पार करते हुए आइस सोल डोमेन की ओर रुख किया। चूंकि उनके हाथ काफ़ी चंचल थे, इसलिए जी येन्यू को हर थोड़ी देर में उनके हाथ को झटकना पड़ता था और उन्हें खुद पर नियंत्रण रखने के लिए कहना पड़ता था। अतीत में गू के जुए केवल सुरक्षित वातावरण में ही उसके साथ आत्मीयता दिखाते थे, लेकिन अब वह अधिक साहसी हो गए थे और कहीं भी कभी भी ऐसा करने लगे थे। गू के जुए वास्तव में सिर्फ जी येन्यू को छेड़ रहे थे, उनका वास्तव में उसे परेशान करने का इरादा नहीं था। वैसे भी जी येन्यू अब उनकी पत्नियों में से एक थी, तो आत्मीयता दिखाने में क्या बुराई थी। जैसे जैसे वे शून्य क्षेत्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, गू के जुए साथ साथ जी येन्यू को निर्देश भी दे रहे थे। हमारे लौटने के बाद तुम अन्य प्रमुख समूहों और ताकतों को उन जानकारियों के बारे में सूचित करोगी जो हमने दक्षिण हेंग डोमेन में जुटाई हैं। मुझे देवता निर्माण योजना को पूरा करने के लिए इन्फिनिट ग्रुप वापस जाना होगा। अभी के लिए किसी को भी देवता निर्माण योजना के बारे में कुछ मत बताना, समझी? जी येन्यू ने अपनी सुंदर आंखें घुमाईं और जानबूझकर कहा, मैं नहीं समझी। वह निश्चित रूप से गू के जुए के साथ मजाक कर रही थी, इसलिए गू के जुए ने उसके कोमल चेहरे को थाम लिया और उसे कई बार चूमा, जिससे वह शांत हो गई। दोनों जल्द ही आइस सोल डोमेन लौट आए और जी येन्यू ने गू के जुए के आदेश का पालन करते हुए युद्ध पूर्व की एक और बैठक आयोजित की। इस बीच गू के जुए देवता निर्माण शुरू करने के लिए इन्फिनिट ग्रुप के फ्लोटिंग बेस मुख्यालय लौट आए। जब अंततः ये क्षण आया तो गू के जुए को थोड़ा सा अचरज हुआ। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने इसी स्थान पर मुश्किल से एक डेमिगॉड निर्माण योजना पूरी की थी, और अब इतना कम समय बीता है और वह इन्फिनिट इंजन की मदद से देवताओं का निर्माण करने में सक्षम थे। गू के जुए के मन में प्रत्याशा और भावनाएं दोनों थीं। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, इन्फिनिट ग्रुप द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई सामग्री, उनके पास जमा सामग्रियों का बड़ा भंडार, दक्षिण हेंग सागर से मिली उन्नत सामग्री और उनके पास मौजूद सभी डेमिगॉड क्रिस्टल कोर, इन सब को मिलाकर एक देवता बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री जुट गई थी। सामान्य तौर पर देवता निर्माण में युद्ध शक्ति और व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि ब्लड ड्रैगन गॉड की विरासत प्राप्त करने और चौथे कॉम्बैट फॉर्म के मालिक होने के बाद गू के जुए ने युद्ध शक्ति या व्यावहारिकता को नहीं, बल्कि सुंदरता और शारीरिक बनावट को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। वह केवल युद्ध के लिए कोई देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची देवी बनाना चाहते थे जो पत्नी बन सके। बस गू के जुए के एक विचार के साथ उन सामग्रियों से बनाए जा सकने वाले देवताओं की सूची उनके सामने प्रकट हुई। उनकी सभी उन्नत सामग्रियां केवल 7 देवता निर्माण योजनाओं को संतुष्ट कर रही थीं। सबसे दुखद बात यह थी कि इन 7 योजनाओं में से 6 पुरुष देवताओं के लिए थीं और केवल एक महिला देवी के लिए थी। उससे भी अधिक कष्टदायक ये था कि उस महिला देवी का रूप भी किसी पुरुष देवता जैसा लग रहा था। इस क्षण गू के जुए का मन लगभग अपशब्द कहने का हुआ। उन्होंने इस यात्रा में इतनी कड़ी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी ताकि वे इन्फिनिट इंजन का उपयोग करके एक देवी पत्नी बना सकें, और अब उन्हें यह मिल रहा था। इसका क्या फ़ायदा? अगर यह कोई और मामला होता तो शायद वह समझौता कर लेते, लेकिन इस तरह के मामले में स्पष्ट रूप से समझौता नहीं किया जा सकता था। गू के जुए ने तुरंत ये जांच शुरू की कि एक सुंदर देवी बनाने के लिए कौन सी सामग्रियां अभी भी कम हैं। काफ़ी देखने परखने के बाद गू के जुए ने एक लक्ष्य तय किया, चंद्र देवी बनाना, जिन्हें लूना भी कहा जाता है।
एक तरफ इसका कारण ये था कि चंद्र देवी अविश्वसनीय रूप से सुंदर थीं, जिनकी आंखों में पानी की तरह बहती असीम कोमलता थी। दूसरी ओर, हालांकि चंद्र देवी को बनाने के लिए अभी भी काफ़ी सामग्री कम थी, लेकिन अधिकांश सामग्रियां इन्फिनिट ग्रुप द्वारा हासिल की जा सकती थीं। भले ही वे सीधे न मिलें, लेकिन कम श्रेणी की सामग्रियों को खरीदकर इन्फिनिट इंजन का उपयोग करके उन्हें उन्नत सामग्रियों में बदला जा सकता था। केवल एक दुर्लभ सामग्री, जिसे लूनर सोल कहा जाता है, प्राप्त करना कठिन था। लूनर सोल एक विशेष खजाना है जो किसी चंद्रमा जैसे ग्रह की इच्छाशक्ति के नष्ट होने के बाद पीछे रह जाता है। यहाँ तक कि गुकिजुए ने भी आज तक ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं की थी। हालांकि अब वह 4 क्षेत्रों पर शासन करते थे: एम्परर स्टार, तियानहोंग डोमेन, आइस सोल डोमेन और ब्लैक विंड डोमेन। इन 4 क्षेत्रों में इतने सारे जीवित प्राणियों के होते हुए क्या एक लूनर सोल प्राप्त करना वास्तव में असंभव होगा? जैसे ही जीएनयू और अन्य लोगों की बैठक समाप्त हुई, सभी को ये खबर मिली कि एम्परर स्टार के राष्ट्राध्यक्ष गुकिजुए लूनर सोल की तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये दुख की बात थी कि ऐसा खजाना अत्यंत दुर्लभ था। चंद्रमा जैसे ग्रह इतने छोटे होते हैं कि वे आसानी से ग्रहीय इच्छाशक्ति को जन्म नहीं दे पाते, और इच्छाशक्ति के नष्ट होने के बाद वह अक्सर पूरी तरह बिखर जाती है और पीछे कुछ नहीं छोड़ती। ऐसी स्थितियां जहां लूनर सोल पीछे रह जाए बहुत ही दुर्लभ होती हैं। हालांकि एक व्यक्ति जिसे गुकिजुए लगभग भूल ही चुके थे, उत्साहपूर्वक एक लूनर सोल लेकर पहुंचा। गुकिजुए ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस व्यक्ति के पास लूनर सोल होगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तियानहोंग डोमेन का ओल्ड मेडिसिन एम्परर था। ये वृद्ध इस समय इंपीरियल रैंक के चरण में अटका हुआ था और आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और गुकिजुए ने लूनर सोल के बदले उसे डेमिगॉड बनने में मदद करने की कीमत की पेशकश की थी। भाग्यवश ओल्ड मेडिसिन एम्परर उनकी आध्यात्मिक छाप के नियंत्रण में था, अन्यथा वह वास्तव में उसे डेमिगॉड बनने का यह अवसर नहीं देना चाहते थे। जैसे ही गुकिजुए ने ओल्ड मेडिसिन एम्परर के हाथ से लूनर सोल लिया, उन्होंने उसे एक स्पेशल डिवाइस थमाते हुए कहा, इसके भीतर मौजूद इन्फिनिट क्रिस्टल स्टोन और अन्य उन्नत संसाधनों को लेकर साधना करो। यदि इन सब को खत्म करने के बाद भी तुम डेमिगॉड के रूप में तुप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते, तो मैं तुम्हें बाद में और संसाधन दूंगा। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशन फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी का 161 से 170 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।